नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात गर्माती सियासत की। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई है। उन्हें मानहानि के मामले में सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके तहत सदस्यता जानी थी। हालांकि कोर्ट ने सजा पर 30 दिन की रोक भी लगा दी थी, लेकिन लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर सदस्यता समाप्त कर दी। अब इसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत को चुकाने के लिए तैयार भी हूं। तो ये उनका एक लेटेस्ट ट्वीट है। तो राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर कई विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि राहुल को सच बोलने की सजा दी जा रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने सरकार की निंदा की है। राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं। आइए सुन लेते हैं कि विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा है। उनको सत्य बोलने के लिए वो राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो जजमेंट आया हम उसका समर्थन नहीं करते। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। ये जानबूझ करके जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, उन पर ये बहस नहीं करना चाह रहे। उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। The BJP are desperate to silence the voice of the opposition. We know they are desperate. We know they want to silence the voice. We know they would go to all kinds of lows, but this is the low of the low, the lowest since 1950. Terrible. The lowest in parliamentary democracy, in the history of parliamentary democracy. BJP, how low can you go? Mr. Modi and Mr. Shah. BJP, shame on you. Shame. और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, साथ ही विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य, प्रवक्ता कांग्रेस की जुड़ेंगी। प्रेम शुक्ला जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, राहुल गांधी पर जो कार्रवाई हुई, कोर्ट ने दी सजा, क्या जल्दबाजी हो गई जिस तरह से सदस्यता उनकी गई है? देखिए, तो पहले से ही 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो ऑर्डर दिया है, उस जजमेंट में साफ तौर पर कहा गया है कि जैसे ही किसी को 2 वर्ष की सजा प्राप्त होगी, उसकी सदस्यता अपने आप चली जाएगी। और इस तरह सदस्यता 1 दर्जन से अधिक लोगों की जा चुकी है। पहले भी आजम खान की सदस्यता जा चुकी है। जयललिता के मृत्यु के बाद भी जो है उनके विरुद्ध आदेश आया था। आपको ध्यान होगा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता इसी तरह से गई। हमारे और महाराष्ट्र के विधायक बबन राव घोलप की सदस्यता इसी तरह से गई थी। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो है वो कानून, संविधान, तो हमारी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उससे ऊपर उठकर नहीं है। गांधी परिवार जो है कांग्रेस के लिए जो है वो विशिष्ट होगा,
लेकिन संविधान की दृष्टि में हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त है। अगर 2 वर्ष की सजा पाने के बाद आजम खान या विक्रम सैनी की सदस्यता जा सकती है, तो राहुल गांधी की सदस्यता क्यों नहीं जाएगी? शुक्ला जी, ठीक है, आपने अपनी बात, ये आप कह रहे हैं कि बिल्कुल वो कानून के तहत है, लेकिन इसमें सवाल ये भी उठता है, जो कोर्ट ने 30 दिन की उस पर रोक लगा दी थी सजा की, तो क्या तकनीकी आधार पर जल्दबाजी माना जाए? बिल्कुल तकनीकी, जैसे ही आपकी सजा को जो है, सजा को सस्पेंड नहीं किया गया है, उसको सजा के इम्प्लीमेंटेशन पे जो है वो रोक लगी हुई है। तो सजा पर कोई रोक नहीं है, उनकी सजा कहीं से सस्पेंड नहीं हुई है। और लोकसभा सचिवालय ने जो लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जो आज एग्जिस्टिंग जो है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, उसके अनुसार ये कार्रवाई की है। विंग कमांडर अनुमा आचार्य आप हमारे साथ मौजूद हैं। अनुमा, कांग्रेस की तरफ से विपक्ष अब साथ आके खड़ा हो गया है, राहुल गांधी का भी एक ट्वीट सामने आया है, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता जाना ये एक बड़ा संकट है कांग्रेस के लिए, झटका है कांग्रेस के लिए। देखिए, मेरा यह मानना है कि एक तो जुरिस्डिक्शन की बात थी, ये केस कोलार का था, सूरत की अदालत ने इसके ऊपर सजा सुनाई। दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने वही प्रमाणित किया जो राहुल गांधी इतने दिनों से कह रहे थे। वो कह रहे थे कि लोकतंत्र नहीं है, और लोकतंत्र नहीं है ये साबित बीजेपी ने कर दिया ये करने के बाद। क्योंकि आपने अगर कल की कांग्रेस की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, तो डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने बड़ा साफ कहा था कि ये जो समय का जहां पे गड़बड़ कर रहे हैं, ये पूरा एक तो आदेश गुजराती में आया, दूसरे उस आदेश के आने के पहले जो इसमें बहुत सारी विसंगतियां थी, जैसे उसे काफी दिनों तक एक दूसरे जज के पास से हटाए रखना और अपने पसंद के जज आने पर उसमें डाल देना, और उसके बाद जैसे ही निर्णय हुआ, क्योंकि ये जो जजमेंट था उसके आपको मैं 11 जुलाई 2013 के एक बड़े लीडिंग न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में मैंने उसके बारे में पढ़ा था, और उसमें लिखा है कि अगर ये जो प्रार्थी होता है जिसके ऊपर ये आरोप लगता है और उसके ऊपर अगर कोर्ट सजा भी सुनाती है और अगर वो किसी हायर कोर्ट का रुख करता है, अपील करता है, तो ये उस पर लागू नहीं होगा। तो ये डेफिनेटली बीजेपी को मालूम था कि कब जजमेंट आ रहा है और कितनी जल्दी उसको तुरंत इंप्लीमेंट करना है, कि जो विंडो 1 दिन या 2 दिन की होती है वो तक नहीं दिया। और ये बहुत साफ दिखाता है कि राहुल गांधी का ये कहना कि देश में डेमोक्रेसी नहीं है, वो बहुत साफ करके बीजेपी ने इसे जाहिर कर दिया। ठीक है अनुमा, मैं आपसे ये भी दिखा, लेकिन मैं समझती हूँ ये सवाल भी उठ रहा है कि जब ये सजा सुनाई गई और सुबह जब ये सदस्यता गई है दोपहर तक, क्या कांग्रेस के पास समय था कि वो इसके लिए अपील कर सकती? क्या कुछ बहुत महत्वपूर्ण समय कांग्रेस ने गवाया है? क्योंकि कल ही 6:30 बजे विवेक तनखा ने बोला था कि अब अपील करेंगे, कांग्रेस के नेतागण कह रहे थे अपील करेंगे, तो क्या कारण रहा जो अपील नहीं हुई, या क्या कोई टेक्निकल इसमें अड़चन थी? देखिए, कल की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़ी बात साफ निकल के आई थी कि 176 या कुछ इतने पेजेस का जजमेंट है और सारा का सारा गुजराती में है, वो दूसरी भाषाओं में नहीं है। तो उसका तर्जुमा करना और उसके ऊपर जो पॉइंट है उनकी लीगैलिटीज से आगे करना कम से कम 1 दिन, मुझे लगता है 24 घंटे से 48 घंटे तो लगेंगे ही ये करने में। और उस बीच की विंडो का सरकार ने इस्तेमाल किया। इधर ओम बिरला जी ने राहुल गांधी जी को लोकसभा में बोलने की परमिशन दी, लेकिन अगर उन्होंने बोल दिया तो इस सरकार के और कच्चे चिट्ठे खुलेंगे। इसके बीच में ये करने के लिए विंडो का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने सदस्यता खत्म की है। देश देख रहा है, क्योंकि मैं समझती हूँ अब तक बहुत सी चीजें स्पेक्युलेशन में थी। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, एक तो इसकी तकनीकी मामले हो गए, दूसरा में आपने देखा विपक्ष के कितने नेतागण अब राहुल गांधी के पक्ष में बोल रहे हैं, और कुछ ही दिन पहले तक ये विपक्ष नॉन कांग्रेस फ्रंट की तैयारी कर रहा था, कांग्रेस को बिल्कुल अपने साथ नहीं ले रहा था। लेकिन इससे क्या ये एक बार फिर से सवाल उठ रहा है, क्या ये बीजेपी की चूक हो गई जो ये कार्रवाई हुई है, इससे एक राजनीतिक लाभ क्या कांग्रेस को होता हुआ दिख रहा है? देखिए, संविधान और विधि का पालन करना चूक नहीं हो सकती। श्रीमान राहुल गांधी संविधान से ऊपर नहीं है। जहां तक गुजरात में निचली अदालत में गुजराती में निर्णय नहीं तो क्या रोमन में निर्णय आएगा? गुजराती में निर्णय आएगा, और उसकी अपील सेशन कोर्ट में हो सकती है जहां गुजराती भाषा में ही कामकाज होता है। तो ये किसी प्रकार का जो है इनका जो एक्सक्यूज है
वो कोई मानने को तैयार नहीं होगा, वो विधि सम्मत और संविधान सम्मत नहीं है। नहीं, अब राजनीतिक लाभ हानि के आधार पर जो है जी। संविधान का अनुपालन एक्सक्यूज ही नहीं मांग रहे हैं। राजनीति के गुणाभाग के आधार पर नहीं होता है। वो संविधान का अनुपालन करना यह संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों का जो है दायित्व होता है, उस दायित्व का निर्वाह हो रहा है। अब इसके अंदर कांग्रेस को गुजराती में क्यों हुआ? अरे भाई, वहां मलयालम भाषा का प्रयोग होगा क्या कि वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी, इसलिए गुजरात की कोर्ट अब वायनाड में मलयालम का प्रयोग करेगी? भाई, ये जरा तर्क देने से पहले थोड़ा सा मुझे लगता है कि सोच समझ कर तर्क देना चाहिए। अनु, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मैं कह रही हूं, मैंने सिर्फ ये बताया था कि कल हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये बताया गया था कि ये गुजराती में है, 176 पेज है और हम करेंगे। अब मेरे को एक बात कहनी है आपसे कि प्रधानमंत्री ने दर्जनों बार सेना का अपमान किया है। ये कहा कि हमारी सेना के नाम पर वोट दे दो, पुलवामा के नाम पर वोट दे दो, बालाकोट स्ट्राइक के नाम पर वोट दे दो, मतलब इस तरह की बातें की है। और यहां तक उन्होंने व्यापारियों के सामने ये कहा है कि आप हमारी सेना से ज्यादा वीर लोग हैं। तो मैं समझती हूं अगर इन सब चीजों पर हमने इस तरह से एक्नॉलेज किया होता, और ये देश को हम किस तरफ ले जा रहे हैं कि कोई और बोल नहीं सकता, केवल सत्ता पक्ष बोलेगा, विपक्ष नहीं बोल सकता। विपक्ष बोलेगे तो आप उनके ऊपर ईडी सीबीआई तो करेंगे ही, उसके बाद आप इस हद तक गुजरेंगे कि आप सदस्यता खत्म करने की बात करें। ये आपको जो एक छोटा सा विंडो मिला, आप 2-4 दिन रुक नहीं सकते थे, ऐसी कौन सी बात थी? अगर आप जवाब नहीं दे रहे थे अडानी पर, तो इतना 1 महीना 1.5 महीने से लोग देख रहे हैं इस देश के। ठीक है, अनुमा आचार्य आप हमारे साथ जुड़ी और प्रेम शुक्ला जी आपने अपनी बात भी रखी, लेकिन प्रेम शुक्ला जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था कि विपक्ष अब एकजुट होता हुआ दिख रहा है। हो जाए ना, विपक्ष एकजुट हो जाए, उसे संविधान का पालन अगर करने पर विपक्ष एकजुट होता है जी। ईडी अगर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती है और विपक्ष एकजुट होता है, तो सारे भ्रष्टाचारी एकजुट हो जाए, देश की जनता हमारे साथ है। चलिए, आपने अपनी बात रखी, आप दोनों जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वाकई में यही सवाल, घमंड जी, सवाल यही उठ रहा है, क्या कुछ जल्दबाजी हुई है? क्योंकि विपक्ष के तमाम नेता अब कांग्रेस के पक्ष में बोल रहे हैं। साथ में हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे किस तरह से आज विपक्ष के नेताओं ने राष्ट्रपति भवन तक एक मार्च करने की कोशिश की है। बहरहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले को, जो राहुल गांधी का जो बयान आया है, उसको जो सत्ता पक्ष है, बीजेपी सरकार है, वो ओबीसी समुदाय के अपमान के तौर पर सामने रख रही है। तो बीजेपी मोदी उपनाम को ओबीसी समाज के अपमान के तौर पर बता रही है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी संसद भवन में सभी मंत्रियों के साथ बैठक की और इस पूरे मामले में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर बीजेपी देश भर में अभियान चलाएगी। और आपको बता दें कि आज ओबीसी समाज का किस तरह से अपमान हुआ है और ऐसे इनके मंत्रियों, जो बड़ी तादाद में मंत्री भी हैं, इस पर बैठक हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा मौजूद हैं। अखिलेश, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो ये मुद्दा है, इस पर अगर हमारे केंद्र सत्ता में जो बैठे मंत्री हैं बैठक कर रहे हैं और इस मामले को बीजेपी अगर 2024 से पहले आगे बढ़ाना चाह रही है, कितना महत्वपूर्ण है ये बीजेपी के लिए? क्योंकि एक बड़ी संख्या में ओबीसी मंत्री हैं उनके। बिल्कुल निधि, और बीजेपी इस पूरे मामले को तूल देगी। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। कर्नाटक में बीजेपी से एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। इसके साथ ही आज संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जितने ओबीसी मंत्री हैं केंद्र में, उनकी एक बैठक बुलाई थी। उसके तुरंत बाद धर्मेंद्र प्रधान, जो कि बीजेपी का एक प्रमुख ओबीसी चेहरा है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी बीजेपी मुख्यालय में और उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया है। इसी तरह बीजेपी ने यह भी फैसला किया है, जो बीजेपी का ओबीसी मोर्चा है, देश भर में 1 करोड़ से भी अधिक परिवारों से संपर्क साधा जाएगा। उन्हें बताया जाएगा कि किस तरह से ओबीसी का अपमान राहुल गांधी ने किया है। ये 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक पूरे देश में अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी ने पिछले 2 लोकसभा चुनाव में और यूपी में 2 विधानसभा चुनाव में ओबीसी वोटों को अपने साथ लिया है और बीजेपी चाहती है कि इसके जरिए इनका कंसोलिडेशन और ज्यादा हो, इसलिए बीजेपी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश इस जानकारी के लिए। और बात अब विपक्ष की, ये भी बता दें आपको कि जेपीसी की मांग और अब राहुल गांधी को सजा के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ कांग्रेस का आज प्रदर्शन जारी है और आज भी कांग्रेस ने 12 विपक्षी दलों के साथ बैठक की। ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में हुई। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे वो। और इसके बाद आज जेपीसी की मांग को लेकर विपक्षी दल राष्ट्रपति भवन तक
पैदल मार्च कर रहे थे। और आपको बता दें, इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी शामिल हुए। और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं राजनीतिक पार्टियां। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिवसेना सहित 14 राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इन दलों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, केंद्र द्वारा राजनीतिक विरोधियों की हो रही है गिरफ्तारी, लिहाजा जांच एजेंसी और अदालतों के लिए गिरफ्तारी और रिमांड पर गाइडलाइन बनाई जाए। याचिका पर सुनवाई को तैयार हुई 5 अप्रैल को होगी अब इस पूरे मामले को सुनवाई इस पर। और अब बात हम कर्नाटक की करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सी.टी. रवि को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने येदियुरप्पा और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी बेटे विजेंद्र के खिलाफ बयानबाजी न करने का इशारों में साफ संकेत दे दिया है। क्या हो रहा है वहां पर, देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। संदेश साफ है कि प्रदेश बीजेपी बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ गुटबाजी और बयानबाजी से बचे। अमित शाह ने येदियुरप्पा से कहा कि उनका स्वागत उनकी जगह येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र करें। अमित शाह बेंगलुरु में येदियुरप्पा के घर नाश्ते पर गए थे। यह सब तब हो रहा है जब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सी.टी. रवि ने येदियुरप्पा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। बैठक के बाद विजेंद्र काफी खुश नजर आए। हालांकि सी.टी. रवि के मामले पर वो चुप रहे। देखिए, इस मुद्दे पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज की बैठक में पार्टी के सभी नेता एक साथ थे और सब पार्टी को जिताने के लिए कोशिश मिलजुल कर करेंगे। वोक्कलिगा नेता सी.टी. रवि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। लिंगायतों के बाद वोक्कलिगा की आबादी कर्नाटक में सबसे ज्यादा है, 16% के आसपास। येदियुरप्पा अपनी सीट अपने बेटे विजेंद्र को देना चाहते हैं। इसकी येदियुरप्पा ने घोषणा की तो सी.टी. रवि भड़क गए। उन्होंने येदियुरप्पा के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। अब आपने विजेंद्र के बारे में पूछा, उन्हें टिकट देना है या नहीं देना है, ये फैसला किचन में नहीं होगा, संसदीय बोर्ड लेगा। निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ। लिंगायतों का सबसे बड़ा समूह पंचमसाली 15% रिजर्वेशन की मांग को लेकर विद्रोही तेवर दिखा रहा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का रिजर्वेशन हाल ही में राज्य सरकार ने बढ़ाया। राज्य में आरक्षण अब बढ़कर 57% के आसपास पहुंच गया है। ऐसे में कर्नाटक हाई कोर्ट ने जनहित याचिका के बाद इसे लागू करने पर रोक लगा दी है। हालांकि वोक्कलिगा और लिंगायतों को रिजर्वेशन देने की छूट कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दी है, लेकिन इस शर्त के साथ कि रिजर्वेशन से जुड़े पीआईएल पर जो फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट का होगा वो वोक्कलिगा और लिंगायतों पर भी लागू होगा। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। बात राजस्थान की करते हैं। राजस्थान सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल प्राइवेट डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन के बीच मंगलवार को विधानसभा में पेश किया। राजस्थान में चल रही प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की हड़ताल से सरकारी अस्पताल में मरीजों का भार बढ़ने से काफी दिक्कतों का सामना हो रहा है। सुनीता वर्मा वृद्ध पिता को लेकर एसएमएस अस्पताल के चक्कर काट रही है। ना तो इमरजेंसी में ट्रीटमेंट मिल पा रहा है, ना ही ओपीडी में। अब सरकारी जूनियर डॉक्टर्स भी हड़ताल पे हैं और ऐसे में मरीजों को खासा परेशानी उठानी पड़ रही है। मेरे पिताजी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने यहाँ पे इमरजेंसी में भर्ती कराया, वहाँ इनके हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, तो हम यहाँ यहाँ दिखाने के लिए लाए। वहाँ से डिस्चार्ज की कॉपी नहीं दी जा रही हमें, और यहाँ ये इलाज के लिए इनको ओपीडी में ले नहीं रहे। क्या पेशेंट को ऐसे खड़े रखेंगे क्या हम? इनकी चाहे कागज के पर्चे के लिए पेशेंट मर जाए तो इन डॉक्टरों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। राजस्थान में स्वास्थ्य के अधिकार बिल को लेकर निजी अस्पतालों के डॉक्टरों की हड़ताल के चलते सारा भार सरकारी अस्पतालों पे आ गया है और अब बिल के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर भी निजी डॉक्टर्स के समर्थन में हड़ताल में शामिल हो गए हैं। पिछले 4 दिन से राज्य के सभी प्राइवेट अस्पतालें हड़ताल पे हैं।
निजी अस्पताल और डॉक्टर्स राइट टू हेल्थ विधेयक को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बिरदी देवी हार्ट की मरीज है। डॉक्टर की हड़ताल के चलते एसएमएस में दिखाने के लिए आई है, लेकिन हड़ताल के चलते ओपीडी का टाइम कम होने के कारण इलाज नहीं करवा पाई। अब ये बंद हो गया हॉस्पिटल ही, हम तो पूछे 2 घंटा खुला है, इसमें दिक्कत यही है। अब रात के दुखी थी, गोली दवाई खत्म हो गई इसकी, अब दिखाने लाए तो कहते अब इमरजेंसी में ले जाओ, तो क्या हो। अब हम तो परेशान हो गए आते जाते इसमें। तो राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को स्वास्थ्य के अधिकार का बिल पेश किया गया। इस बिल में राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी पूर्व भुगतान के आपातकालीन चिकित्सा सेवा मिलेगी, जिसमें निजी प्रतिष्ठान भी शामिल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि बिल पारित करने से पहले निजी डॉक्टर्स के साथ विस्तृत में चर्चा की गई थी। सरकार ने इनकी सब मांगों को स्वीकार कर लिया, चीफ सेक्रेटरी लेवल पर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस लेवल पर सब इनकी बातचीत पूरी हो गई। इनको इनके कुछ करेक्शन करने थे, मांगों ने कर दिए। उसके बाद में अचानक ही क्या हुआ कि ये तमाम लोग अपने सड़कों पर आ गए, वो नहीं आना चाहिए। लेकिन अब डॉक्टर्स और सरकार के बीच खींचतान में परेशानी मरीजों को हो रही है। जयपुर से बाल वीरेंद्र शेखावत के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और बात अब मध्य प्रदेश के चुनावी साल में मध्य प्रदेश बीजेपी में बहुत कुछ बदलने वाला है। कार्यालय का नक्शा भी, लगभग 32 साल पुराना दफ्तर टूट चुका है। पार्टी को करोड़ों का नया कार्यालय मिलेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका भूमि पूजन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1991 में बना बीजेपी दफ्तर अब मलबा है। इस दफ्तर से बीजेपी ने 6 विधानसभा चुनाव लड़े। इनमें 3 दफे चुनाव जीता। 1993, 1998 और 2018 के चुनाव में से हार का सामना करना पड़ा। शहर के बीचों बीच अब नए दफ्तर की तैयारी है। नए दफ्तर की तस्वीर कुछ ऐसी होगी। 65,000 स्क्वायर फीट में 10 माले में 1.25 लाख स्क्वायर फीट में निर्माण होगा। 400 गाड़ियों की पार्किंग, 1005 लोगों के एक साथ बैठने के लिए ऑडिटोरियम। 1.25 साल में काम पूरा करने की योजना है। ग्रीन एनर्जी के लिए यहाँ सोलर पैनल लगाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर हर जिले में कार्यालय का निर्माण करना माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में तय किया। भोपाल के अंदर हमारा पुराना कार्यालय बहुत लंबे समय से ये पेंडिंग था कि हम लोग एक नया कार्यालय का निर्माण भोपाल के अंदर करें, तो प्रदेश कार्यालय को नए कार्यालय के निर्माण की दृष्टि से उसका काम अभी शुरू हमने किया है। और एक अच्छा भव्य कार्यालय आज के तकनीक के अनुरूप, आज के समय के अनुरूप, कार्यकर्ताओं और काम की दृष्टि के अनुरूप आज एक नया और अच्छा कार्यालय बने, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश कर रही है। इसमें पदाधिकारियों के लिए समर्पण दिवस, कर्मचारियों के लिए सहयोग और कार्यालय के लिए संकल्प परिसर तैयार होगा। दीनदयाल उपाध्याय ने एक बार कहा था कि हमारे कार्यकर्ता, कार्यक्रम और कार्यालय हमारी कार्य पद्धति की पहचान है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी का जो नया कार्यालय बन रहा है उसकी लागत का पता तो नहीं लग पाया है, लेकिन पार्टी का कहना है कि उसके लाखों कार्यकर्ता इस कार्यालय के लिए राशि दान करेंगे। भोपाल में अपने सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। तो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाने का मामला गरमाया हुआ है। इस समय हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं पिंकी आनंद, पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ वकील हैं। पिंकी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्या ये फैसला जो लिया गया राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई, क्या ये कुछ जल्दबाजी में हुआ या इंतजार करना चाहिए था? मुझे समझ नहीं आई, जब फैसला किसी के खिलाफ हो इसका ये मतलब होता है कि वो सही नहीं लिया गया, सही लिया गया। फैसले हमेशा सही होते हैं और अगर अल्टीमेटली किसी को उस पर डिस्प्यूट होती है तो आप अपील कोर्ट पे चले जाइए, आप उसको चैलेंज कर लीजिए। जल्दीबाजी का हुआ, कैसे हुआ, फेवर में नहीं हुआ। आज की तारीख में जो कानून है 499 IPC और 500 IPC जिसमें पनिशमेंट होती है और 2 साल की पनिशमेंट प्रोवाइडेड है वहां तक, या फाइन या बोथ,
तो अगर आज की तारीख में जो कन्विक्शन हुई है राहुल गांधी की, तो उसमें 2 साल की कन्विक्शन हुई है। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसमें सेक्शन 8 के तहत सेक्शन 8(3) में ये प्रोविजन है कि अगर कोई डिस्क्वालीफाई होता है, अगर कोई कन्विक्ट होता है 2 साल या 2 साल से ज्यादा, तो उसको वो इमीडिएटली डिस्क्वालीफाइड होता है। इसी जमाने में आप 2013 से पहले जब लिली थॉमस नहीं आया था सुप्रीम कोर्ट में, तब प्रावधान था कि 3 महीने तक अपील की वेट करें और तब तक आप डिस्क्वालीफाइड नहीं होते, लेकिन वो लिली थॉमस में स्ट्राइक डाउन हो गया था। तो यानी कि आज की तारीख में अगर कोई कन्विक्ट हुआ है 2 साल के लिए या उससे ज्यादा, तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाइड है एज ऑन द डेट वो जजमेंट आती है। और जजमेंट आ चुकी है, उसका इंस्टेड ऑफ उसके पीछे देखना, आगे देखना, उसके हर तरफ के एंगल्स देखना, कानूनी तौर पे 499 आईपीसी अपहोल्ड हो चुका है। कॉन्स्टिट्यूशनली कंसिडर्ड सुब्रमण्यम स्वामी की जजमेंट में एतराज दिया गया था इस प्रावधान पे, और प्रावधान को अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि ये वैलिड प्रावधान है और किसी का ये हक नहीं कि आप किसी के रेपुटेशन या किसी की इंटेग्रिटी या किसी के दामन के ऊपर आप इस प्रकार से दाग लगा सके। और वैसे भी कोई जो स्टेटमेंट है कोई बहुत इजी स्टेटमेंट नहीं है। आप किसी को चोर बोल रहे हैं तो अपने आप में आपको किस राइट का है। हमारी फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ये मतलब नहीं कि हम जो चाहे जब चाहे वहां पर बोल दें, हम नहीं बोल सकते। जी, इसमें ये सवाल मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जब कोर्ट कहता है कि 30 दिन का इस पे रोक है, तो उसके क्या मायने हो जाते हैं? देखिए, कोर्ट ने जो करा है वो अल्टीमेटली जब तक कन्विक्शन, आज का कानून कहता है कि जब तक कन्विक्शन स्टे नहीं होती, कन्विक्शन को स्टे होना चाहिए। सिर्फ सस्पेंडेड सेंटेंस अपने आप में कुछ नहीं है, क्योंकि कन्विक्शन रहती है। कानून में 2 चीजें हैं, एक कन्विक्शन हुआ कि आप कन्विक्टेड हैं या अक्विटेड हैं, दूसरी बात हुई आपको कितना सेंटेंस मिला और उसके ऊपर सेंटेंस के ऊपर। तो आज की तारीख में सेंटेंस जो है वो सस्पेंडेड है, लेकिन कन्विक्शन सस्पेंडेड नहीं है। और कानून ये मानता है कि जो फेयर डेमोक्रेसी के लिए, ताकि हम लोग ऐसे लोग ना रखें जो गलत है, क्रिमिनली गलत है, उनको पार्लियामेंट में ना रखें, इसलिए पार्लियामेंट का ये मानना है और यही सबको अप्लाई करता है 8(3) के तहत कि अगर कन्विक्शन हो गई है तो जब तक कन्विक्शन स्टे नहीं होती तब तक आप इमीडिएटली डिस्क्वालीफाइड उसी दिन रहते हैं जब आपकी कन्विक्शन हो गई। तो यानी एक और सवाल ये मैं आपसे जानना चाह रही थी। अब कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि जहां पर मानहानि का बयान दिया गया, यानी कर्नाटक में होना चाहिए थे, गुजरात में हुआ है, और जिस शख्स के ऊपर ये मानहानि की बात होती है उनको करना चाहिए जिनके लिए बोला गया। आप इसको कैसे देख रही हैं? अगेन निधि, अगर आप कानूनी तौर पे जाए तो सेक्शन 199 सीआरपीसी जो है उसमें अग्रीव्ड पर्सन का डेफिनेशन है। और अगर मानहानि का दावा है तो अगर कोई क्लास ऑफ पीपल को, अब इस केस में पुनीश मोदी जी जो हैं वो कहते हैं कि जी मोदी कम्युनिटी के ऊपर तौहीन लगाई गई है और इसलिए वो अग्रीव्ड है, इसलिए उन्होंने क्रिमिनल डेफेमेशन का दावा डाला है। तो सेक्शन 199 सीआरपीसी ये मान के चलता है कि अगर कोई क्लास ऑफ पर्संस के ऊपर कुछ अटैक होता है तो वो क्लास ऑफ पर्संस में से कोई भी व्यक्ति विशेष दायर कर सकता है अपना दावा, और यही उन्होंने किया है। तो इसलिए कहां पर होना चाहिए, अगेन अगर आप इस बात को भी करें तो दावा तो वहां हो सकता है जहां पर आपको मानहानि हुई है या आपको मानहानि की उसकी कोई भी व्यक्ति हुई है, यानी कि किसी ने कुछ कहा है। आज की तारीख में अगर आप अखबार में कुछ डालते हैं तो अखबार हर जगह सर्कुलेट होती है। वो अखबार जहां भी पढ़ी जाती है, जिस भी व्यक्ति विशेष ने पढ़ा है या उसके सपोर्टर्स ने पढ़ा है या उसके कोलीग्स ने पढ़ा है या उसके कंटेम्प्रेरीज ने पढ़ा है, जब वो पढ़ते हैं और उनको फील होता है कि कोई ऐसी तौहीन लगाई गई है तो कोई भी व्यक्ति वहां पर डाल सकता है, ये कानून है। और अंत में आगे की राह आप कैसे देख रहे हैं कानूनी तौर पर, अगर मैं आपसे समझना चाहूं तो? देखिए, कानूनी तौर पे तो एक ही रास्ता है। अगर आप अपील मूव करते हैं राहुल गांधी और उसमें अल्टीमेटली स्टे होती है, तभी आप उनकी डिस्क्वालिफिकेशन सस्पेंड हो सकती है या सस्पेंशन हो अपीलेट कोर्ट से, और कोई तरीका, तीसरा रास्ता कुछ नहीं। पिंकी जी, आप हमारे साथ जुड़ी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और कई बातें आपने हमको समझाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। बहरहाल अब देखना ये होगा कि कांग्रेस का अगला मूव क्या होता है। क्या जो ये सदस्यता गई है, क्या उसको वापस किया जा सकता है? अब कब अपील करेगी कांग्रेस, इस पर निर्भर करेगा।